हेलो एवरीवन। तो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारा पिछली क्लास में टॉपिक क्या था। हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, ये फालतू की बातें नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने टॉपिक की ओर देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था पिछली क्लास में। शिल्प और कला के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। हमने कुछ जो प्राचीन ग्रंथ थे उनको कंप्लीट किया था। अभी इस क्लास में हम और जो बचे कुछ ग्रंथ बचे हैं उनके, तो उनको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि जो चित्र लक्षण और सम्रांगण सूत्राधार प्राचीन ग्रंथ थे चित्रकला के, उनके बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। एक और प्राचीन ग्रंथ था, वो कौन सा था? चित्रसूत्र, जिसमें हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। अब हम देखेंगे कि आगे जो बचे कुछ ग्रंथ हैं उनको। तो हमारे कौन कौन से ग्रंथ बचे हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मानसो उल्लास, ठीक है। मानसो उल्लास या फिर अभिलषितार्थ चिंतामणि, ये क्या है? एक ग्रंथ। जो किसका ग्रंथ है? प्राचीन ग्रंथ है। उसमें भी क्या बताया गया है कि चित्रकला के बारे में, ठीक है। इसमें क्या बताया है? चित्रकला के बारे में। तो कौन सा ग्रंथ है हमारा? अभिलषितार्थ चिंतामणि बोलो या फिर मानसो उल्लास। तो मानसो उल्लास के जो रचयिता है वो माने जाते हैं सोमेश्वर। कौन माने जाते हैं? सोमेश्वर। सोमेश्वर किसके पुत्र हैं? तो जो सोमेश्वर है वो है हमारे जो चालुक्य राजा थे, विक्रमादित्य सेकंड। कौन थे? विक्रमादित्य सेकंड, वो है चालुक्य राजा। उनके ही पुत्र माने जाते हैं सोमेश्वर, जिन्होंने किसकी रचना की? मानसोल्लास या फिर अभिलषितार्थ चिंतामणि। ठीक है, समझ में आ गई ना। अब जो सोमेश्वर है, इन्होंने 12वीं शताब्दी में मानसोल्लास या फिर अभिलषितार्थ चिंतामणि की रचना की थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो चौथे नंबर का टॉपिक था, पॉइंट था, वो कौन सा है? हो जाएगा मानसो उल्लास। मानसो मानसो उल्लास या फिर बोलो अभिलषितार्थ चिंतामणि। अभिलषितार्थ चिंतामणि या फिर मानसो उल्लास, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? रचयिता, इसके रचयिता कौन है? सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर। सोमेश्वर किसके पुत्र माने जाते हैं? चालुक्य राजा, चालुक्य राजा विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है। चालुक्य राजा विक्रमादित्य सेकंड के पुत्र माने जाते हैं कौन? सोमेश्वर, ठीक है, जिन्होंने किसकी रचना की? मानसो उल्लास की। इसके बाद देखते हैं कि जो ये सोमेश्वर है, इन्होंने सोमेश्वर ने 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की, ठीक है। इसकी रचना कब की? 12वीं शताब्दी में। इसकी अभिलषितार्थ चिंतामणि। तो देखिए, मानसो उल्लास के रचयिता कौन माने जाते हैं? सोमेश्वर। जो सोमेश्वर है वो चालुक्य राजा विक्रमादित्य सेकंड के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। और जो सोमेश्वर है, इन्होंने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की। तो देखिए, आगे देखते हैं। जो ये मानसो उल्लास है, मानसो उल्लास मानसो उल्लास मानसो उल्लास है, यह विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। कौन सा? मानसो उल्लास या फिर अभिलषितार्थ चिंतामणि बोलो, ठीक है। ये जो मानसो उल्लास है वो कैसा है? यह है विश्व कोशात्मक ग्रंथ। इसमें चित्रकला के जो मानसो उल्लास है, इसमें चित्रकला का तो वर्णन किया ही किया गया है, ठीक है। इसमें चित्रकला का तो वर्णन है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो राजा महाराजा होते थे उस समय, उनके रहने सहने में, जैसे रहन सहन में
और जो उनके मनोरंजन की जो वस्तुएं थी उनका भी विस्तृत वर्णन किया गया है किसमें, मानसोल्लास में। ठीक है, इसमें चित्रकला के साथ साथ चित्रकला के साथ साथ किसका वर्णन किया गया है, राजा महाराजाओं के राजा महाराजाओं के राजा महाराजाओं के रहन सहन व मनोरंजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का भी विस्तृत वर्णन है। जो राजा महाराजा होते थे उस समय के 12वीं शताब्दी के, उनके जो उस समय के जो राजा थे, तो उनके जो रहने सहने में जो भी वस्तुएं उपयुक्त होती थी, जो भी उनका उपयोग करते थे वो राजा महाराजा, या फिर उनके जो मनोरंजन करते थे वो उसमें जो भी वस्तुएं उपयुक्त होती थी उनका भी विस्तृत वर्णन किया गया है मानसोल्लास में। ठीक है, इसमें उनके मनोरंजन का विस्तृत वर्णन ना करके उनके जीवन में जो वस्तुएं उपयुक्त होती थी उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक देखिए। अब देखिए, जो ये सोमेश्वर है, इन्होंने कितने रंगों का प्रयोग किया है, इन्होंने किया है 4 रंग बताए। ठीक है, सोमेश्वर ने 4 रंग बताए हैं। कितने रंग, 4 रंग ही उन्होंने प्रमुख बताए। कौन कौन से बताए हैं, तो 4 रंग कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, सबसे पहला हो जाएगा लाल, सफेद, तीसरा काला, और चौथे नंबर पर हो जाएगा पीला। ठीक है, ये जो रंग है कौन कौन से, लाल, पीला, सफेद, काला। ठीक है, ये जो रंग है ये ही जो सोमेश्वर है उसने प्रमुख रंग बताए। उन्होंने बताया है कि जो ये रंग है इनको मिलाकर ही, आपस में मिलाकर ही अनेक रंग बनाए जा सकते हैं। जैसे कि लाल सफेद को मिलाकर के क्या बना सकते हैं, नारंगी रंग। ठीक है, ऐसे ही उसने कई रंग बताए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक देखिए। इसके बाद में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसी जो मानसोल्लास की चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए, ये आपने उतार लिया होगा। 1 मिनट रुकना। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मानसोल्लास या फिर अभिलषिता चिंतामणि। ठीक है, इसमें हमने बताया कि इसकी रचना किसने की, सोमेश्वर ने। सोमेश्वर किसके पुत्र बताए जाते हैं, जो चालुक्य राजा विक्रमादित्य सेकंड है उनके ही कौन पुत्र बताए हैं, सोमेश्वर। सोमेश्वर ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। और इस सोमेश्वर ने कितने रंग बताए हैं, प्रमुख 4 रंग बताए हैं, लाल, काला, पीला, सफेद। ठीक है, अब इन 4 रंगों से ही हम अनेक रंगों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक दूसरे को इनमें से मिलाकर हम अनेक रंगों का निर्माण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए, जो ये मानसोल्लास है, मानसोल्लास के तीसरे भाग के प्रथम अध्याय में मानसोल्लास के तीसरे भाग के प्रथम अध्याय में क्या मिलता है, चित्रकला का व्यवस्थित तरीके से
वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन से भाग में? तीसरे भाग के प्रथम अध्याय में। ठीक है, मानसोल्लास में चित्रकला का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तीसरे भाग के प्रथम अध्याय में इसका व्यवस्थित तरीके से वर्णन मिलता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, जो ये मानसोल्लास है, इसमें मैंने बताया आपको कि इसमें 4 रंग बताए गए हैं। कौन कौन से? लाल, काला, पीला, सफेद। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम कि इसमें क्या बताया है कि जो वज्रलेप विधि होती है ना, वज्रलेप चित्र बनाने में वज्रलेप विधि का वर्णन किया जाता है, तो उसका ही वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? मानसोल्लास में। इसमें बताया गया है कि वज्रलेप बनाने की विधि होती है। वज्रलेप मतलब होता है प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर के बाद माध्यम से हम क्या बना सकते हैं? चित्र। ठीक है ना। इसमें वज्रलेप वज्रलेप विधि का वज्रलेप विधि या कोष्टक में लिखना प्लास्टर। प्लास्टर का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? मानसोल्लास में। ये हो गई हमारी मानसोल्लास की चर्चा। ठीक है, मानसोल्लास की हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद में देखते हैं हम, जो 5वें नंबर का हमारा प्राचीन ग्रंथ है, वो है लौकिक लौकिक संस्कृत साहित्य। कौन सा? लौकिक संस्कृत साहित्य। इसमें भी चित्रकला का वर्णन बताया गया है। अब देखते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य। इसमें इसमें भारतीय संस्कृति व प्राचीन परंपरा परंपराओं का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? प्राचीन परंपरा और भारतीय संस्कृति। किसमें? किस साहित्य में? लौकिक संस्कृत साहित्य में। ठीक है, इसको किसको? लौकिक संस्कृत साहित्य को इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो जाएगा इसमें पुराण। ठीक है, पुराण या फिर बोले प्राचीन कथाएं। प्राचीन कथाएं प्राचीन कथाएं या फिर पुराण। इसके बाद में दूसरे नंबर पर हो जाएगा वेदांग। वेदांग या फिर बोलेंगे वेदांग, जो कि वेदों के भाग होते हैं। वेद, और वो कितने होते हैं? 4। ठीक है, सॉरी 6। वेदांग कितने हैं? 6। यहाँ तक देखिए। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं मानसोल्लास की, जो यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अब लौकिक साहित्य में थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है ना। तो लौकिक साहित्य में बताया गया है कि इसमें भारतीय संस्कृति में परंपराओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, पुराण में प्राचीन कथा और वेदांग। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए।
आई होप कि आप सबने उतार लिया होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में डाल देना कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। आपको या तो हम अगली क्लास में समझा देंगे या फिर आपको जो कमेंट आएगा उसमें ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे? लौकिक संस्कृत साहित्य की। लौकिक संस्कृत साहित्य को कितने भागों में बांटा था? 2, ठीक है। कौन कौन से? पुराण या फिर प्राचीन कथाएं कह सकते हैं। और दूसरा जो था हमारा वेदांग। वेदांग में जो वेदांग की शाखाएं होती है ना वेदों की, उसको ही वेदांग में गिना जाता है, ठीक है। और वेदांग की शाखाएं कितनी होती है? 6। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो रामायण रामायण व महाभारत रामायण व महाभारत महाकाव्य के अच्छे उदाहरण है, ठीक है। रामायण में महाभारत महाकाव्य के अच्छे उदाहरण है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि पुराण व महाकाव्यों में पुराण व महाकाव्यों में भी क्या मिलता है? चित्रकला का वर्णन मिलता है, ठीक है। चित्रकला का वर्णन पुराणों में महाकाव्यों में मिलता है, ठीक है। और महाकाव्यों की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। अब इसके बाद देखते हैं कि रामायण की बात करेंगे। 6 नंबर पर कौन सा आता है? रामायण, ठीक है। रामायण की रचना किसने की? रचना की बात करें कि रचना किसने की? रचनाकार वाल्मीकि। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और जो रामायण है उसको क्या कहेंगे? आदि काव्य, ठीक है ना। आदि काव्य किसे कहेंगे? रामायण को। और वाल्मीकि को आदि कवि कहेंगे, ठीक है। वाल्मीकि को आदि कवि व रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य, ठीक है। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि। और रामायण को आदि काव्य। अब रामायण में कितने कांड बताए गए हैं? 7, ठीक है। रामायण में 7 कांड बताए गए हैं। रामायण में कितने कांड बताए गए हैं? 7। सबसे पहला आता है बाल कांड। बाल कांड। इसके बाद में अयोध्या कांड। इसके बाद किष्किंधा कांड। अरण्यक कांड। अरण्यक कांड। इसके बाद में आता है युद्ध कांड और सुंदर कांड। 7वें नंबर पर कौन सा आता है? उत्तरकांड,
ये हमारे 7 कांड हो गए हैं जो किसमें बताए हैं, रामायण में। बालकांड, अयोध्या, किष्किंधा, अरण्यक, युद्ध, सुंदर और उत्तर, ये सभी किसमें बताए हैं, रामायण में। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, रामायण को आदि काव्य। ठीक है, यहाँ तक उतारिए, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए आगे चलते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे, रामायण की। ठीक है, रामायण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और रामायण को आदि काव्य। इसमें 7 कांड बताए गए थे, उसकी हमने चर्चा की। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसमें कितने श्लोक पाए जाते हैं, 2400। ठीक है, 2400 श्लोक पाए जाते हैं इसमें, रामायण में कितने श्लोक है, 2400। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो रामायण में चित्रकला का वर्णन कहाँ पर मिलता है। जो रामायण में रामायण के काल में जो रथ होते थे और दीवारें, ठीक है, राजभवन होते थे, कक्ष होते थे, उनकी दीवारों पर क्या मिलता था, चित्रांकन। ठीक है, वहीं से मिलता है चित्रकला का वर्णन। इसमें दीवारों, कक्षों, भवनों, रथों पर चित्रकला का अंकन मिलता है। ठीक है, चित्रकला का अंकन कहाँ मिलता है, रामायण में दीवारों पर, कक्षों पर, भवनों पर, रथों पर, ऐसी चीजों पर वहां पर चित्र होते थे रामायण काल में। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, ये हो गई हमारे रामायण की बात। अब देखेंगे हम 7वें नंबर पर देखेंगे महाभारत। महाभारत, ठीक है, महाभारत की रचना किसने की, रचनाकार। महाभारत के रचनाकार कौन माने जाते हैं, कृष्ण। कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन व्यास, जिनको हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास, इन्होंने महाभारत की रचना की। ठीक है ना। अब देखिए, जो ये कृष्ण द्वैपायन व्यास है, इनको किसका पुत्र माना जाता है, पाराशर। इनके माता पिता का नाम क्या है, इन्हें पाराशर व इनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम हो जाएगा पाराशर, इसके बाद में माता का नाम है सत्यवती। ठीक है, सॉरी, वो थोड़ी सी मिस्टेक थी इसलिए देखना पड़ा था। सत्यवती व पाराशर, सत्यवती व पाराशर के पुत्र माने जाते हैं।
सत्यवती व पाराशर के पुत्र कौन माने जाते हैं? कृष्ण द्वैपायन व्यास, ठीक है ना, जिन्होंने महाभारत की रचना की। अब देखिए महाभारत को महाभारत 3 बार संकलित है। महाभारत 3 बार संकलित किया गया, ठीक है। महाभारत को कितनी बार संकलित किया गया? 3 बार। ये किसकी बात हो गई? महाभारत की, ठीक है। अब आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसको उतार लीजिए आप। एक बात और देखिए कि इसमें रूप वेदों की विभिन्नता पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। विभिन्नता पर प्रकाश डाला। रूप वेदों की किस विभिन्नता पर प्रकाश डाला है? किसमें? तो महाभारत में, ठीक है। अब जो ये रूप वेदों की विभिन्नता पर प्रकाश डाला है, ये कौन से अध्याय में है? यह 183वें अध्याय में। सॉरी, ये मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा, ठीक है। अध्याय में, कौन से अध्याय में? 183वें अध्याय में, 19वें 19वें भाग में, ठीक है। 143वें अध्याय में और 19वें भाग में इसे क्या कहा जाता है? पर्व, ठीक है। पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व, ठीक है। यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमारे कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट, ठीक है। तो आई होप कि आप सबने उतार लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अब हमें कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो ये क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अपनी जो कल वाली क्लास आएगी उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।